Let's start with laws of motion. As communicated earlier, आप प्लीज है ना, प्राइवेट नहीं है क्या चार्ट? वेट प्राइवेट कर दिया है मैंने चार्ट को। नहीं यार, साथ में नहीं लिख सकते नोट्स, लेक्चर बहुत स्लो हो जाएगा, आप बाद में लिखना, नहीं तो मेरे को पढ़ाने में बहुत स्लो हो जाएगा। ये साहिब विश्वास, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही। ओके, आई विल सेंड दी नोट्स, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। फाइन, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? अरे यार ये सेम नेम्स है, यश, अर्णव, यश। हाँ यार मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीरती, यस। माइक ऑन क्या है बच्चे? हाँ अपन करते हैं डिस्कस, ठीक है। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। तो एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। विश्वान, यस। जिस भी बच्चे को जहां भी डाउट है रेज हैंड कर देना, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली अभी तक हम क्या देख रहे थे वीरती, कि हम एक्सेलरेशन देख रहे थे, वेलोसिटी देख रहे थे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे थे, वेरिएबल था तो मैं कैलकुलस वाला मेथड यूज कर रहा था, राइट। बट अब उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं नहीं सोच रहा था, कि एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, दैट आई डोंट नो एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट फ्रैंकली, ठीक है। अब मैं उसका रीजन समझूंगा कि वो एक्सेलरेशन क्यों लग रहा है। अगर मैं लेफ्ट में कह रहा हूं तो लेफ्ट में क्यों लग रहा है, राइट में कह रहा हूं तो राइट में क्यों लग रहा है, और क्या हमें अगर कुछ नहीं दे रखा तो क्या हम खुद से फिगर आउट कर सकते हैं लेफ्ट राइट में, तो अपन उस बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मतलब इस चैप्टर में हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन में कुछ न्यूटन्स के लॉ हैं जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया गवर्न होती है, उसको वन बाय वन अपन देखते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बच्चे? इनर्शिया इज स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब आप रेस्ट पर हो तो ये एक स्टेट हो गया आपका, और अगर आप मूविंग हो तो ये एक स्टेट हो गया। तो इनर्शिया इज नथिंग बट स्टेट ऑफ बॉडी एंड फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। सिंपल फंडा है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट, जो भी उसकी स्टेट है उसमें हमेशा रहेगी, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। Every body will continue to remain in its state of rest or motion until and unless an external force acts on it to change the state. इसका क्या मतलब है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देते। जैसे कि मेरे सामने मेरी टेबल पे मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, आपके सामने आपकी टेबल पे आपका पेन पड़ा होगा या मोबाइल पड़ा होगा, व्हाटएवर। तो जब तक आप है ना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको मूव नहीं करते तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगा। समझ में आती है बात? फिरती है बात? अविनाशी ज्वाइन कर लो आप दूसरे डिवाइस से, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक नहीं देता। इसके मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। आपने क्रिकेट मैच देखा है वीरती टीवी पे? सर देखा है। कई बार बॉल है ना, बैट्समैन शॉट हिट करता है, बॉल रोल करके ग्राउंड पे जाती है तो बाउंड्री से पहले ऑटोमेटिकली रुक जाती है स्लो होकर। वो इसलिए रुकती है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है, राइट। बट यही चीज अगर आप कोई है ना हॉलीवुड की मूवीज देखो, जैसे ग्रेविटी अगर आप मूवी देखो स्पेस में, तो वहां पे क्या होता है, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है जो डेब्रीज वगैरह क्रिएट हो जाती है, अगर कोई स्पेसशिप वगैरह ब्लास्ट होता है तो उससे डेब्री क्रिएट होती है। जो डेब्री क्रिएट होती है वो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगती है तो वो हमेशा मूव करती रहती है। उसका सिंपल रीजन ये है कि वहां पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। अगर आपने उसको एक बार मोशन वाली स्टेट में दे दिया, मतलब वो अगर मोशन वाली स्टेट में आ गई,
तो वो हमेशा मोशन वाली स्टेट में रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। अर्थ पे ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि अर्थ पे क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। जो एग्जांपल मैंने क्रिकेट वाला दिया, बॉल रोल डाउन कर रही है तो वहां पे जो ग्राउंड है, जो ग्रास है, वो बॉल पे फ्रिक्शन लगा दिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो बॉल रुकती नहीं और सीधा सीधा चलती जाती। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया कि कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट में रहेगा, रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स लग के उसका स्टेट चेंज नहीं हो जाता। यहां तक क्लियर है? यस सर। इसका एक और एग्जांपल है, आपने जो बुक्स में पढ़ा होगा कि हम कार में बैठे हैं एंड सडनली कार स्टार्ट होती है तो हमें बैकवर्ड जर्क लगता है। उसका रीजन ये है कि मैं कार में बैठा हूं, माई बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द सीट, है ना, एंड अब सीट पे आप कॉन्टैक्ट में हो, कार रुकी हुई है तो आप भी किस पे हो, रुके हुए हो। अब सडनली क्या हुआ, कार शिफ्ट हो गई, कार शिफ्ट हो गई तो जो कार की सीट है वो तो आगे शिफ्ट हो गई कार के साथ, और आपका स्टेट क्या था, आपका स्टेट रेस्ट पे था। अब आपको उस मोशन में आने में टाइम लगेगा तो उतनी देर में तो सीट आगे खिसक गई फटाफट, तो इसलिए आपको बैकवर्ड जर्क लगता है, क्योंकि नीचे जो बेस है वो आगे खिसक गया और आप अपनी जगह ही रह गए। तो ऐसा लगता है कि हमें बैकवर्ड जर्क लग रहा है, राइट? यस सर। सिमिलरली अगर कार मोशन में है और मैं सडनली ब्रेक लगा देता हूं तो वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉल फॉरवर्ड, राइट? तो अब वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉल फॉरवर्ड, इसका क्या रीजन है? हम मोशन में थे और जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाते क्या हुआ, कार रुकेगी, कार रुकेगी तो वही सीट रुकेगा, और हम तो आगे जा रहे हैं कार के साथ, तो हमें रुकने में टाइम लगेगा तो हम आगे निकल जाएंगे और सीट वहीं रुक जाएगी। तो वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉल फॉरवर्ड। तो ये इनर्शिया के एग्जांपल्स हैं। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, राइट? किसी को कहीं भी डाउट आए बच्चों तो रेज हैंड कर देना है। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग जो मैं न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इज मोमेंटम। इसका मैंने बेसिक आइडिया दिया है, उसी को रिपीट कर रहा हूं। काइनेमैटिक्स में दिया था, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। तो पी वेक्टर आता है आपका m इंटू वी वेक्टर। व्हाट इज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इंटू वेलोसिटी है, तो जैसा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वैसा ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ओके इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। ओके यस सर। ओके दीपेन लोअर योर हैंड। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है काइनेमैटिक्स से, ठीक है? तो न्यूटन सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल्स टू ma समझते हैं बच्चे न्यूटन सेकंड लॉ। एक्चुअली F इक्वल्स टू ma नहीं होता है, इट्स अ डिफरेंट, इट हैज अ डिफरेंट स्टेटमेंट। एक्चुअल स्टेटमेंट होता है, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, व्हेनेवर आई एम सेइंग रेट, रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो Yes, रेट ऑफ sir. चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम is proportional to, it is proportional to applied force। तो F applied is directly proportional to dp by dt, या F की वैल्यू आ जाती है k dp by dt, और जब हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। तो इवेंचुअली जो हमारा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आता है F वेक्टर, वो आता है dp by dt। अगर स्मॉल चेंज होगा तो dp by dt, और फाइनाइट चेंज होगा तो डेल्टा p by t। डेल्टा t लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेल्टा t का मतलब t ही होता है। तो p फाइनल माइनस p इनिशियल बाय टाइम t। यहां तक क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? ओके मैंने मोमेंटम बताया, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, f इज इक्वल टू dp by dt। तो p की जगह लिख सकता हूं m इंटू v by dt, राइट? Yes. m इंटू v क्या होगा बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। और अगर प्रोडक्ट आ रहा है, 1 सेकेंड अथर्स बोलो, मैंने आपको परमिशन दिया है। हाँ अथर्स कोई डाउट है? आपने रेज हैंड किया था। सर wherever there is rate differentiation is applied, yes, जहां भी रेट होगा वहां डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, ठीक है? बोलो स्पर्श। अच्छा कोई डाउट नहीं। तो वीरती मास इंटू वेलोसिटी है, राइट? अब मास इंटू वेलोसिटी है
तो हम अभी कैलकुलस का टेस्ट दिया है, अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन होता है तो डिफरेंशिएशन में क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है, राइट? यस सर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा m dv by dt प्लस v dm by dt, प्रोडक्ट रूल, राइट? अब 99% केसेस में तो हमें दिखता ही नहीं है कि है ना मास का चेंज हो सकता है क्या, नहीं मास चेंज हो सकता है, वो भी एग्जांपल दूंगा। dm by dt इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मेजरली मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो dm by dt जीरो हो जाएगा, यस सर। करेक्ट? बट देयर आर एग्जांपल्स, देयर आर केसेस वेयर मास इज वेरिंग, मास वेरी भी करता है, उसको पढ़ेंगे हम आगे जाके। कौन सा एग्जांपल है, रॉकेट प्रोपल्शन। जो अर्थ है, अर्थ से ऊपर जैसे जैसे रॉकेट जाएगा उसमें जो फ्यूल है वो बर्न होता जाएगा, राइट कीर्ति? यस सर। अगर फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल का मास कम होता जाएगा, राइट? क्योंकि वो तो फ्यूम्स में कन्वर्ट होके बाहर निकल गया, तो नेट मास ऑफ रॉकेट क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि फ्यूल कम होता जा रहा है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ केस वेयर मास इज वेरिंग, करेक्ट? तो as rocket flies fuel burns out, hence net mass of rocket decreases. So in this case dm by dt is not equal to 0, ठीक है? यस सर। हाँ अर्णव, मैंने आपको परमिशन दिया है, बोलो। सर अगर हम इस रॉकेट के ट्रिप को पार्ट्स में ब्रेक कर दे और एक एक पार्ट को ही ले जा पे, मतलब एक कांस्टेंट मास चल रहा था तो क्या सर मास कांस्टेंट हो गया ना? आप मुझे बताओ कैसे कांस्टेंट मास था, रॉकेट चलेगा कैसे? नहीं मतलब ऐसा स्टार्ट हुआ, अच्छा लाइक कंटीन्यूअस फ्यूल को ले रहे हो, समझा सर? सॉरी मैं गलत समझ रहा था। कंटीन्यूअस छोड़ो, आप उसको चालू करोगे तो फ्यूल तो बर्न करना पड़ेगा। हाँ समझा, राइट? तो वो तो मास तो हर सेकंड रिड्यूस हो ही रहा है, समझ गया, करेक्ट? चल, कांस्टेंट इसलिए लिया है आर्यन, वो कांस्टेंट आता है और कैलकुलेशन के बेसिस पे जो इनिशियल लॉ डिफाइन किया गया था वो प्रोपोर्शनल डिफाइन किया गया था, और वहां पे जब सॉल्व किया गया तो उस प्रोपोर्शनल की वैल्यू 1 आ गई, तो इवेंचुअली उसको चेंज नहीं किया है, ठीक है? तो विरती यहां तक क्लियर है? ऐसे केसेस जहां पे मास कांस्टेंट नहीं भी होगा ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है? अब हम अभी के लिए जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक हम मास को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। आगे जाके एक चैप्टर आएगा कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, है ना, और मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वहां पे हम मास को वेरी कराएंगे। अभी हमारा मास कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, कहीं चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। तो अगर मेरा मास कांस्टेंट है तो dm by dt जीरो हो जाएगा वीरती, और अगर मेरा dm by dt जीरो हो गया तो f कितना हो जाएगा, m dv by dt, that is m into a vector, because a vector is what, dv by dt, क्योंकि f था हमारा m dv by dt plus v dm by dt, that was the actual formula, but क्योंकि मेरा dm by dt जीरो हो गया तो m dv by dt आ जाएगा। मैंने ये बताया, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ओके, अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया एक एग्जांपल से, चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे समझना है तो। एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे एक बॉल है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी v1 दिया है, इट इज बीइंग, मतलब इसको आपने थ्रो किया है ग्राउंड पर और ये थीटा एंगल पे कोलाइड कर रही है, गिवन है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी थीटा ही है, और आफ्टर कोलिजन भी ये v1 से ही जा रहा है, मतलब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है? अब चेंज इन मोमेंटम अगर वीरती मुझे समझना है तो यहाँ पे v1 आएगा एज इट इज, अगर ये ग्राउंड नहीं होता तो इस डायरेक्शन में जाती बॉल विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन इफ ग्राउंड इज नॉट देयर, राइट? तो ux कितना आ जाएगा, अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे uy आ जाएगा आपका v1 cos थीटा, और ux आ जाएगा v1 sin थीटा, assuming this is x axis and this is y axis and this is positive direction। तो अगर हम ऐसा कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ux आ गया, v1 sin थीटा नीचे आ गया v1 cos थीटा। जब रिफ्लेक्ट किया v1 से इस डायरेक्शन में तो ऊपर की तरफ आ गया vy v1 cos थीटा, राइट में आ गया vx v1 sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो u वेक्टर कितना आएगा, v1 sin थीटा राइट वाला माइनस v1 cos थीटा नीचे वाला। v वेक्टर लिखता हूं तो राइट में आएगा v1 sin थीटा, और ऊपर लिखता हूं तो v1 cos थीटा। तो डेल्टा p क्या होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो m इनटू v वेक्टर माइनस u वेक्टर लिख सकता हूं,
Yes, तो sir. अगर v माइनस यू कराऊंगा तो मुझे दिख रहा है आई आई वाले कैंसिल हो जाएंगे और जे जे वाले सबट्रैक्ट कराऊंगा तो 2v 1 cos थीटा आ जाएगा, राइट? Yes, sir. ओके, सो ये डेल्टा पी वेक्टर आ गया मेरा. डेल्टा पी वेक्टर कम्स आउट टू बी 2mv1 cos थीटा j cap. This is nothing but change in momentum. Clearly मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में चेंज हो रहा है बच्चे? Y axis में. y एक्सिस में. मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा वो कहाँ लगा होगा? y Y एक्सिस में axis में. क्योंकि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स अप्लाइड. तो मोमेंटम सिर्फ y में चेंज हो रहा है तो फोर्स भी कहाँ लग रहा होगा? y एक्सिस में. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ओके, तो वो चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है. एंड इट इज द केस कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर. ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन बॉल बाय ग्राउंड. दिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, हेंस मोमेंटम चेंजेस ओनली अलोंग वाई एक्सिस. ओके, बोलो भाई यश दुबे. सर ये स्टार पॉइंट नहीं समझा. मोमेंटम कहाँ चेंज हुआ है? सर सिर्फ वाई एक्सिस में कैसे? निकाला ना हमने, मैंने थोड़ी किया, ये सॉल्व किया ना. अच्छा Yes हाँ or सर, no? लास्ट स्टेप नहीं देखा था, सॉरी सर. है ना, तो y में चेंज हुआ है तो फोर्स किधर लगेगा? y में ही लगेगा. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, स्टार पॉइंट. यस सर, समझा. आई थैंक यू. बात समझे? लोअर योर हैंड. बोलो अर्णव. सर कांटेक्ट फोर्स मतलब? पढ़ाऊंगा, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाऊंगा, अभी बस नाम दे दिया है. पढ़ाऊंगा, ठीक है. लोअर योर हैंड. तो कॉन्टैक्ट क्यों हो रहा है? एट द टाइम ऑफ कोलिजन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, इसलिए एक कोई फोर्स लग रहा है. समझ में आ रही है बात? जस्ट बेसिक नाम दिया है, पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. Yes, sir. फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. तो डेल्टा पी बाय टी. ये टाइम कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जिस टाइम के लिए कोलिजन हुआ है. दिस इज द टाइम फॉर विच बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मॉल. Yes, बहुत sir. छोटे टाइम के लिए होता है ना, तो ये मैंने बता रखा है, राइट? है ना. और मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है बच्चों की आई विल टेक डेल्टा टी एस टी ऑलवेज, क्योंकि डेल्टा टी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और टी इनिशियल मेरा हमेशा 0 होता है. तो डेल्टा टी को मैं क्या लिखूंगा? टी एफ माइनस टी 0 विच इज ऑलवेज रिटन एज टी, राइट? Yes, sir. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको. आगे मूव करते हैं. तो समराइज किया है मैंने. समरी में पॉइंट नंबर 1, फोर्स होता है dp by dt, dmv by dt, which is mdv by dt plus vdm by dt. मास अगर कांस्टेंट है तो dm by dt 0 है, तो फोर्स हो जाएगा आपका mdv by dt, which is m into a vector, where a is nothing but acceleration. और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो fx कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम इन x एक्सिस by dt. fi होगा dpy by dt, fz होगा dpz by dt, राइट? Yes, sir. न्यूटन्स थर्ड लॉ. हाँ भाई, कौन बताएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है. हाँ जीत. So to every possible action, there is always an equal reaction. In third law. That's it. So what else can you tell me? Lower your hand. बच्चों ने लिखा है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जो भी बच्चे ये स्टेटमेंट बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो अपना हैंड लोअर डाउन कर दें. हाँ दिया, मैंने आपको परमिशन दिया है, बोलो. सर सेम चीज बोलना था कुछ. ओके, लोअर योर हैंड्स. हाँ वीरती बोलो, क्या है? सर वो एक्शन रिएक्शन पेयर जो होती है वो अपोजिट बॉडीज पे लगती है, एक ही बॉडी पे नहीं होती. डिफरेंट बॉडीज पे लगता है. ये हाँ. बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड. ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ और उसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ. यश, अविनाशी, प्लीज एवरीवन लोअर योर हैंड. हाँ, सो स्टेटमेंट अधूरा सा बताया जाता है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट.
दैट्स व्हाई इट्स नॉट 100% करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके आगे लिखिए, एंड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी पे कभी भी नहीं लगता। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैं दीवार पे सर मारता हूं तो मुझे भी दर्द होता है, जबकि मारा तो मैंने दीवार को है। तो जब मैंने दीवार को मारा तो मैंने कुछ दीवार पे फोर्स लगाया F न्यूटन का, राइट। जब मैंने दीवार पे F न्यूटन का फोर्स लगाया तो दीवार ने भी क्या किया, इक्वल फोर्स लगा दिया मुझ पर अपोजिट डायरेक्शन पे F न्यूटन का। तो वो हम पे F न्यूटन का फोर्स लगाएगा, मुझ पे F न्यूटन का फोर्स लगेगा तो मुझे दर्द होगा, मुझ पे फोर्स नहीं लगता तो मुझे दर्द नहीं होता। सिंस आई एम फीलिंग दैट पेन, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन माई हेड ड्यूरिंग द कोलिजन। तो जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो वहां से ये निकल के आता है कि आप जितना तेज सर मारते हो दीवार पे उतना ज्यादा दर्द होता है, मतलब आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा रिटर्न में फोर्स मिलेगा। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने थियोरेटिकली चीजें बताई हैं, मैं एक एक करके फोर्स पकड़ के आपको बताऊंगा उसके बारे में सारी चीजें। किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड कर दो। ओके, किसी को कुछ बोलना है, मैसेज लिखना है तो प्लीज रेज हैंड करना। रिकॉइल वगैरह सारे एग्जांपल्स इसके न्यूटन थर्ड लॉ के ही हैं। फाइन, आगे देखते हैं बच्चों। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 5 kg, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज ये दे रखा है। आपको पूछा गया फाइंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एट t इक्वल टू 2 seconds। कैलकुलेट करो, एक रफ नोटबुक लेके बैठना एनएलएम के टाइम पे, क्योंकि मैं साथ के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। वैल्यूज देखो और कैलकुलेट करो। लास्ट 30 seconds। तो आंसर जो दे रहे हो बच्चों आप सही आ रहे हैं। सॉरी, 20 इज द करेक्ट आंसर। वीरती, अकोला में कल का क्या शेड्यूल है? आप लोगों ने, किसी ने, एक बच्चे ने भेजा था बट मुझे टाइम नहीं मिला वीकेंड पे। आप लोगों का कल का क्या शेड्यूल है? एक सेकेंड। सर कल सवेरे आपका लेक्चर है 8 से 10:30। हाँ। फिर 11 से 12 PM सर का है। फिर अकोला के लेक्चर्स 3 से 5 बजे तक है। ओके, 11 to 12 भी है क्या पीएम सर का? चलो ठीक है। नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा एक्सटेंड करने का, हाँ, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, अगर कुछ चेंज हो सकता है तो। 8 to 10:30 कल मैं काइनेमैटिक्स की बुकलेट डिस्कस करूंगा, काइनेमैटिक्स 2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4 का बचा हुआ पार्ट और क्या कहते हैं आपका एक्सरसाइज 2 करके रखना सुबह मॉर्निंग में, एवरीवन प्लीज। चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। तो हमें पता है मोमेंटम इज m into v एंड v इज व्हाट ds by dt। तो v ds by dt होगा तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो t² + 7 आ जाएगा। वेलोसिटी t² + 7 है
तो dp by dt कितना होगा, m dv by dt, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो dv by dt करेंगे तो 2t आ जाएगा, तो 2mt आ गया dp by dt, तो 2 into mass is 2, टाइम 2 सेकंड्स पे पूछा है तो 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। मैं लेक्चर शिफ्ट करूंगा उनका हेमंत, मैं कैंसिल नहीं करूंगा उनका, अगर पूछूंगा मैं उनसे, डोंट वरी। मतलब ऐसा नहीं है कि 11 to 2 है क्या उनका लेक्चर? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर नहीं कर सकते, उनका 11 to 2 है। 8 to 10:30 करेंगे फिर अपन लोग। एनीवेज मूविंग अहेड, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं एक एक फोर्सेस को पढ़ाऊंगा। मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि ये लॉज होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर उसका क्या कहते हैं, हर टाइप का फोर्स पढ़ेंगे, उसका रीजन समझेंगे, उसका मैग्नीट्यूड समझेंगे। तो एक एक करके समझते जाना, जहां भी डाउट आए, जितना भी फालतू से फालतू डाउट है क्लियर करो, अच्छे से क्लियर करो, ठीक है? और फिर अपन आगे मूव करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड करो। मंगेश, हाँ बोलो भाई। अर्णव सर, डिफरेंशिएशन करने के बाद यूनिट्स किससे डिराइव करते हैं, हमको ये नहीं समझा है। यूनिट कैसे डिराइव करते हैं आपको ये दिख रहा है, एक्सेलरेशन है 2t। ये केस में समझा सर, बट नॉर्मली लाइक मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अल्टीमेटली। आपको अभी सिंपल है ना यार, स्पेसिफिकली चल रहा था, इसके लिए हो गया। स्पेसिफिकली हो जाएगा, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा। ओके आप बस देख लो डीपी क्या है, मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम हाँ। भी यूनिट तो मोमेंटम की होगी ना, मास का किलोग्राम है तो चेंज इन मास हैज टू बी इन किलोग्राम, राइट? हाँ तो वहां से आएगा। बाय डीटी भी है ना, तो उसकी का कोई फर्क नहीं न्यूमरेटर पड़ेगा। में मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड और डिनोमिनेटर में सेकंड। अच्छा हाँ समझ गया। राइट, लोअर योर हैंड। मंगेश माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर, वो आपने 3-3 कैसे कैंसिल किया? 3-3 कैसे कैंसिल किया, भगवान को याद करो। कल टेस्ट नहीं दिया क्या आपने? दिया है सर। तो फिर तो आप डूब गए कल के टेस्ट में। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर आएगा, 1/3 बाहर है। हाँ हाँ हाँ। मजे ले रहे हो क्या मेरे? नहीं सर। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे मूव करते हैं। तो वीरती मैं ये कह रहा था, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके फोर्सेस पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ठीक है? तो पहला टाइप ऑफ फोर्स मैं बता रहा हूं जो हमें समझना है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोटेड बाय एफ जी। हर फोर्स के लिए मैं लिखूंगा रीजन क्या है, उसको हाईलाइट करूंगा अलग से। इसका रीजन है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, बाय डिफॉल्ट आने वाला है। किसने दिया? नेचर ने दिया है। रीजन क्या है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं वीरती, तो इसका रीजन ये है, नेचर हैज प्रोवाइडेड दिस फोर्स टू अस। तो हर ऑब्जेक्ट पे लगने ही वाला है। इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है, जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर। आई एम नॉट गेटिंग इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स के डिटेल में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अर्थ के ऊपर देखना है, तो हम यहाँ पे अर्थ वाले फोर्सेस देखेंगे। एक पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द मैकेनिक्स, आज से 3-4 महीने के बाद, तो वहां पे और डिटेल में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूँ। तो उसका फॉर्मूला आता है कैपिटल जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर। एम ओबीजे इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एम अर्थ इज मास ऑफ अर्थ विच इज 6 into 10⁻24 kg. You don't have to learn this value. Eventually, gravitation में याद हो जाएगी. R is distance between object and center of Earth. तो अगर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं अभी अर्थ के सरफेस पे बैठा हुआ हूं, तो मेरे और अर्थ के सेंटर में डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ अर्थ होगा वीरती? यस सर। डिस्टेंस, दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो एफ ग्रेविटेशन आएगा जी एम ऑब्जेक्ट एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ओके, ये आएगा। तो यहाँ पे एफ ग्रेविटेशन को लिख सकता हूँ एम ऑब्जेक्ट जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ये जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर क्या होता है? इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिनोट करते हैं। जहाँ पे ये जो कैपिटल जी है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगेन यू डोंट हैव टू लर्न एनी वैल्यूज। जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो मैं जी लगाता था वो क्यों लगाता था, क्योंकि वो फोर्स ऑटोमेटिकली अर्थ ने दिया है, मदर नेचर ने दिया है हमें। हमेशा अर्थ, मदर अर्थ ने दिया है कि हमेशा फोर्स लगने वाला है।
ठीक है, तो मैंने इसका रीजन समझ लिया, मैग्नीट्यूड समझ लिया, ठीक है। जी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे GME/RE² से तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा m ऑब्जेक्ट इंटू जी, इसलिए ये mg हो जाता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने दो चीजें समझा दी, रीजन क्या है अर्थ की वजह से, मैग्नीट्यूड क्या है m इंटू स्मॉल जी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हर फोर्स के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। ओके हाँ कर्षित, आपने रेज हैंड किया है, बोलो। कोई डाउट है? माइक ऑफ कर दिया। सर आर विल चेंज देन जी विल चेंज। यस, आर विल चेंज और जी चेंज होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट हम हमारे केसेस में जी को चेंज नहीं करेंगे, हमारा जी कांस्टेंट रहेगा। आप भले ही 50 मीटर ऊपर हो अर्थ के, 10 मीटर ऊपर हो, हम हर केस में हमारा जी कांस्टेंट रहेगा। जी को वेरी कराएंगे पर्टिकुलर चैप्टर में ग्रेविटेशन में जाके, अभी अपन हमारे लिए जी कांस्टेंट है। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका डायरेक्शन होता है बच्चे अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा। अगर ये एम ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है, तो ये सेंटर की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, अट्रैक्शन का मतलब इस पे फोर्स नीचे लगेगा, करेक्ट? कितना लगेगा? F ग्रेविटेशन। अभी न्यूटन थर्ड लॉ आपने क्या बताया था बच्चे? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है बस, एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। यस सर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? दिस इज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। यस सर। ऑब्जेक्ट पे लग रहा है अर्थ की वजह से, मैं इसको कह सकता हूं एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, राइट? यस सर। दिस इज एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स डाउन। ओके, तो यहां पर ये मैंने ऑरेंज से जो मार्क कर रखा है, ये भी F ग्रेविटेशन लगेगा, ये भी mg ही होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज फोर्स ऑन अर्थ बाय ऑब्जेक्ट, रिएक्शन ऑन अर्थ, as action is always equal to reaction and directions opposite, also they are acting on different bodies। तो एक्शन अर्थ ने मुझ पर किया है तो मैं अर्थ पे एक रिएक्शन दूंगा, कितना? इक्वल दूंगा। अर्थ अगर मुझे mg से खींचेगा तो मैं भी अर्थ को mg से अपनी तरफ खींचूंगा। बट वीरती, हमें दिखता है क्या अर्थ अपनी तरफ आते हुए? नो सर। अगर मैं पेन को ड्रॉप करूं तो पेन तो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, बट अर्थ ऊपर आता हुआ नहीं दिख रहा। उसका सिंपल रीजन है, मल्टीपल रीजन है उसके। एक चीज ये समझ सकते हैं कि जरूरी थोड़ी यहीं पे एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ तो गोल है ना, तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट होगा, तो वो इधर खींच रहा होगा, राइट? तो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। एक रीजन समझने के लिए ये। दूसरा रीजन ये कि अर्थ के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड है, सन भी उसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन करा रहा है, और भी सारी चीजें हो रही है। तो इस चक्कर में ऑब्जेक्ट तब मूव करता है जब उस पर नेट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो मैं चीज कह रहा हूं, इस केस में ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है, आप लगा रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स, बट क्या वो नेट फोर्स है अर्थ पे? द आंसर इज नो। ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स है, हाँ, द आंसर इज यस, तभी वो नीचे जा रहा है, क्योंकि दैट्स द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, mg, इसलिए वो मुझे नेकेड आई से नीचे आता हुआ दिख रहा है, या अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा तो वो नीचे आता हुआ दिख रहा है, बट अर्थ नीचे आता हुआ नहीं, ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अर्थ पे वो इकलौता फोर्स नहीं है, अर्थ पे बहुत सारे और फोर्सेस भी लग रहे हैं। तो नेट फोर्स अगर जब तक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा तब तक वो मूव नहीं करेगा। या वीरती ये समझ में आया बच्चे? ओके, 1 सेकंड। अयान बोलो, क्या डाउट है? सर आपने अभी जो 2 रीजन बताया ना, वो एक और बता दो ना। मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, आपने सुना ही नहीं, आपने रेज हैंड कर दिया था, उसके बाद 2 बार और बताया मैंने। अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए। हाँ सर। ऊपर एक ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही वर्टिकली डाउन नीचे भी एक ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। हाँ, हाँ वो भी तो खींचेगा अपनी तरफ। तो नेट फोर्स तो नहीं है ना अर्थ पे। अच्छा, यहाँ पे हाँ, एक राइट, समझा। यस सर, समझ में आई बात? लोअर योर हैंड। यस दुबे बोलो।
सर वो सन और क्या आपने एग्जांपल दिया था वो सन भी फोर्स लगाता है, सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ऑब्जेक्ट की साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट फोर्स से फर्क पड़ता है। अगर नेट फोर्स लगेगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। समझ में आई बात? ओके सर। सर जब मतलब सन ग्रेविटेशनल फोर्स करता है अर्थ के ऊपर, तो फिर अर्थ सन के साइड क्यों नहीं जाता? मतलब वो ऐसा पढ़ेंगे सर्कुलर अट्रैक्ट मोशन क्यों नहीं होता? हो रहा है, ओके अट्रैक्ट सर। हो रहा है, वो सर्कुलर मोशन करता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ओके सर। सर कोई और रीजन नहीं है ना, बस ये दो? नहीं, हाँ यही रीजन। समझ में आई बात? लोअर योर हैंड। वेदांत बोलो। वेदांत आपने रेज हैंड किया है, चलो। सर जो हाँ, ऑब्जेक्ट डाला उसका ग्रेविटेशनल पुल एकदम नेग्लिजिबल है, इसलिए नहीं होता। नहीं नेग्लिजिबल कैसे? ऑब्जेक्ट पे तो दिख रहा है ना आपको नीचे आते हुए। हाँ 100 न्यूटन का है तो सही ना, 100 न्यूटन। अब आप ये नहीं कह सकते मास के चक्कर में नेग्लिजिबल नहीं, उसका रीजन वो नहीं है। उसका रीजन ये है कि अर्थ पे नेट फोर्स 0 है। आपने 100 लगाया, कोई और भी 100 लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। आप तो तब मूव करोगे जब आप पे नेट फोर्स लगेगा। पढ़ेंगे अपन इस चीज को आगे, राइट? तो अभी मेरा इस टॉपिक में एजेंडा ये था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। रीजन इज अर्थ, मैग्नीट्यूड इज mg एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। करंट बोलो। करंट नहीं, केवल बोलो। सर डू सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो कैंसल्स नेट फोर्स? नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया है तो सेंट्रीपिटल इज नॉट अ फोर्स, इट्स एन एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन में फर्क है, मैं सिखाऊंगा, ठीक है? लोअर योर हैंड। तो यहाँ पे अब मैं वीरती इस चीज को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वी आर कंसर्न्ड अबाउट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी होती है एक्सेलरेशन की हेल्प से। तो वी ड्रॉ फिगर ऑफ ऑब्जेक्ट, हेंस we will denote F gravitation equal to mg on object. As we don't draw figure of earth, hence gravitational force mg on earth is not shown in figure. बुक्स में ये दिखाई नहीं रखा होता, बट दैट डज नॉट मीन लग नहीं रहा है, लग रहा है। दिखा नहीं रखा इसका मतलब ये नहीं है कि लगेगा नहीं, लगेगा। बट हाँ, उन्होंने फिगर ही नहीं बना रखा तो दिखा भी नहीं रखा, क्योंकि मुझे अर्थ को मूव नहीं कराना, मुझे तो ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो मुझे क्या करना है? ऑब्जेक्ट के फोर्सेस शो करने हैं। समझ में आई क्या बात वीरती? यस सर। तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को समराइज कर रखा है। मैग्नीट्यूड हो गया mg, डायरेक्शन हो गया ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है? m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जहां पर g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एंड कैलकुलेशन पर्पस के लिए 10 ले लेते हैं, और क्लियरली मैंने लिख दिया है, इट इज टेकन एज कांस्टेंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जब तक कहा नहीं जाए तब तक इसको हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे, राइट? यस सर। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ फोर्स पे। बोलो भाई अर्णव, क्या डाउट है? तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, अदरवाइज स्टेटेड मतलब? अरे जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाऊंगा तो डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा ना, तो उस केस में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, स्पेस में तो 0 हो ही जाती है ना। तो जब तक कहा नहीं जाए तब तक हमें उसको कांस्टेंट लेना है, और हमारे केस में कांस्टेंट ही होगा, ठीक है? यस सर, समझ गया। आगे पढ़ाऊंगा जब वेरिएबल होगा। लोअर योर हैंड एंड स्विच ऑफ योर माइंड। तो वीरती मैंने कहा था कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे। अब दो तरह के कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा होता है फ्रिक्शन। मैं फ्रिक्शन को अभी नहीं पढ़ाऊंगा, कम से कम 5-6 लेक्चर्स, तो वी विल फॉरगेट अबाउट फ्रिक्शन, राइट? कॉन्टैक्ट फोर्स है इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जहां जो भी चीज होगी वो बता दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन जब राइट टाइम आएगा तब डिटेल में बताऊंगा, है ना? यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये क्यों लगता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कॉन्टैक्ट, ड्यू टू कॉन्टैक्ट। whenever two surfaces are in contact, जब भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आएंगे, there will be a contact force, there will be contact force between two surfaces.
उसमें से एक कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। इसका मैग्नीट्यूड देखना, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड mg था, फिक्स था। इसका मैग्नीट्यूड मैंने क्लियरली बता रखा है बच्चे, नॉट फिक्स्ड, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा मैग्नीट्यूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, इसको अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के बाद ही निकाल सकते हो आप। जब तक आप n की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तब तक आप फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते हो, तो इसको अच्छे से समझना, इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन क्या होता है? इट इज अ पुशिंग फोर्स, ये क्या करता है? पुश करता है, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, या इट ऑलवेज एक्ट्स, इट ऑलवेज लिखा है ना फिर तो ठीक है, it always acts perpendicular to surfaces in contact, जो surfaces contact में है उनके हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। पुशिंग है तो इसको हम रिपल्सिव कह सकते हैं, पुलिंग होता है तो उसे अट्रैक्टिव कहते हैं वीरती। तो अब एग्जांपल देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 इज केप्ट ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड बना रखा है मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड, दिख रहा है यहाँ पे इस जगह जहां मैंने बनाया। कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा? देयर विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एज वेल एज ग्राउंड, दोनों पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट का फिगर बनाऊं, देखो मैंने यहाँ पे ऑरेंज से डिनोट कर रखा है, ये ऑब्जेक्ट का फिगर है जिसपे मास m1 है, तो उस पे क्या लगेगा? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट बताया मैंने, और पुशिंग फोर्स बताया, पुशिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, तो n लगेगा ऊपर, क्योंकि सरफेस मेरे नीचे है, तो मेरे नीचे वाला सरफेस मुझे क्या करेगा? ऊपर की तरफ धक्का देगा हवा में, राइट? यस सर। इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्राउंड, तो इसको मैं एक्शन फोर्स कह सकता हूं। तो ग्राउंड ने मुझ पे एक्शन लगाया तो मैं डेफिनेटली रिएक्शन लगाऊंगा ग्राउंड पे। कितना? मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, पुशिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज अगेन व्हाट? रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ। समझ में आई क्या बात वीरती? यस सर। एन ऊपर लग रहा है, एन नीचे लग रहा है, समझ में आ रही है बात? ओके, आई विल सेंड ऑल दी नोट्स। आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमेशा भेजता ही हूँ ना बच्चों। स्पर्श बोलो, क्या डाउट है? सर इसीलिए हम लोग कोई भी सरफेस पे आते हैं तो रुक जाते हैं, क्योंकि जो नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उन पे, जो mg वो नॉर्मल फोर्स से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा? बाउंस भी तो होती हैं चीजें, हाँ सर। राइट? और आप मैग्नीट्यूड के बारे में स्पेकुलेट मत करो, मैं आपके एक भी मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूँ। कृष्णा, केवल, यश दुबे, यश सुमानी, मैं आपके मैसेजेस तभी पढ़ूंगा जब आप रेज हैंड करोगे। ओके, केवल आपने रेज हैंड किया। विल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट? इट विल ऑलवेज एक्ट। अगर कॉन्टैक्ट है तो अब मेरी बात समझना अच्छे से, सब कुछ भूल जाना, जो मैं रीजन बता रहा हूं उस पर फोकस करना। क्या अर्थ पे ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी लगेगा? हाँ, हमेशा लगेगा, ठीक है, अर्थ का ग्रेविटी हमेशा लगेगा, तो वो mg लगने ही वाला है। क्या मैं ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हूं? अगर मैं हूं तो मुझ पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा। हवा में मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, देखना इधर, मैं एग्जांपल दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बॉल को ड्रॉप किया, ये बॉल यहां पहुंचा, यहां पे कोई कांटेक्ट है क्या? नो कांटेक्ट। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो कांटेक्ट फोर्स 0 है। बट जैसे ही बॉल यहां पे इसके साथ कोलाइड करी, तो यहां पे क्या आया? कांटेक्ट आ गया। कांटेक्ट आ गया तो दिस इंप्लाइज नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? मुझे दिख रहा है मेरा कांटेक्ट इस जगह है, तो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट लगता है, तो ऐसे लगेगा ऊपर इस पर, और यहां पर किधर लगेगा? ग्राउंड पे नीचे लगेगा, और वैल्यू इक्वल ही होगी। इक्वल क्यों होगी? फ्रॉम एक्शन रिएक्शन लॉ। समझ में आई बात?
जिनको भी समझ में आ गया लोअर योर हैंड्स। अर्णव बोलो, आपका माइक ऑन किया मैंने। सर मैंने अगर समझो मैंने ऐसा हाथ रखा है किसी डेस्क पे, तो सर मुझे तब थोड़ी ना कोई कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। कैसे, मेरे को नहीं समझा। लाइक मैंने तो कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स दे नहीं रहा ना, मैंने तो हाथ रखा। आपने कांटेक्ट लगाया है, डेस्क पर है क्या? टच है? टच है तो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। क्या सर? आपका हाथ डेस्क पे टच हो रहा है क्या? हाँ। अगर हाथ डेस्क पे टच हो रहा है तो दोनों के बीच में कांटेक्ट है। हाँ। तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, लगेगा ही लगेगा, हमेशा लगेगा। कांटेक्ट है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा मैं उस बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कांटेक्ट फोर्स लगेगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि 0 मैग्नीट्यूड का लगे, ऐसा भी हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड 5 हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1000 हो। आप अपने हाथ के ये सब एक्सपेरिमेंट सब बच्चे राइट नाउ करके देखो। डेस्क पे आप अपना हाथ रखो तो आपको है ना, कुछ बहुत लाइटली रखोगे तो कुछ फील नहीं होगा, और उसको प्रेस करोगे तो आपको एक फोर्स आपके हाथ पे फील होता नजर आएगा। मतलब जो आपका पाम है, पाम से आपका जो आर्म है उस पर एक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, तो ये दिख रहा है कि यार मैंने उस पर फोर्स लगाया तो वो मुझ पे मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है। अगर मैंने उसको छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया, तो वो मेरे आर्म पे उतना फोर्स लग नहीं रहा है, बट कुछ तो लग रहा है। आई बात समझ में अर्णव? यस सर, समझ गया। लोअर योर हैंड। यश दुबे बोलो। सर तो फिर अगर n मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों, तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो बाउंस नहीं होगा ना? अच्छा, वेरी गुड। अब एक चीज सोचो, है ना, आप खड़े हुए हो, ठीक है, आपने कोई बहुत मस्ती करी बहुत ज्यादा, है ना, और पापा आपसे परेशान होके आपको थप्पड़ मारा, राइट? बहुत सर। जोर का, तो दर्द होता है आपको? यस सर। क्यों? कैंसिल हो गया ना फोर्स। तो सर कैसे कैंसिल हुआ? आपने तो कहा कैंसिल हो जाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो कैंसिल हो जाने चाहिए। आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्शन हुआ है M1 पर और रिएक्शन हुआ है ग्राउंड पर। एक आपके गाल पर एक्शन हुआ है, तो उस गाल पे जो एक्शन हुआ है उससे आपको दर्द हो रहा है, और रिएक्शन आपके पापा के हाथ में हुआ है, तो उस वजह से उनको भी दर्द हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी उठो और दीवार पे सर मार के देखो जोर से। दर्द हुआ तो फिर सोचो कि यार ये न्यूटन बाबा ने क्या सोचा होगा। दर्द क्यों हो रहा है? एक्शन रिएक्शन के हिसाब से, तो कैंसिल हो गया। दर्द हो रहा है मतलब कुछ तो अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है? हमने बेवकूफी करी है, हमने ये गलत समझा है। कैंसिल नहीं होते। कैंसिल क्यों हो सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट 1 पे लग रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट 2 पे लग रहा है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के फोर्सेस थोड़ी कैंसिल होंगे। कैंसिल तो सेम ऑब्जेक्ट के फोर्सेस होते हैं ना। आई क्या बात समझ में? यस सर, लेकिन दोनों पे सेम फोर्स लगेगा ना? मैंने कहा मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट है। यस सर, ठीक है, राइट? यस। लोअर योर हैंड। अयान बोलो। आप सब रेज हैंड करके रखना जिसके भी मैसेजेस वगैरह पढ़ने हैं। रिद्धि, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो ठीक है। हाँ बोलो, बोलो अयान। हाँ सर, ये मैटर करता है क्या कि हम एक्शन किसको बोल रहे हैं और रिएक्शन किसको बोल रहे हैं? नहीं, इट्स जस्ट अ नेम। जैसे कि ये जो एग्जांपल है उसमें मेरे को लगा था कि ग्रीन वाला एक्शन होना चाहिए और येलो वाला रिएक्शन होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पूछेगा ही नहीं। राइट? ओके, यस सर। लोअर योर हैंड। महालक्ष्मी बोलो। अगर हम ऊपर से बॉल फेंकेंगे तो फिर वो अगर बाउंस बैक करे तो उसको क्या बोलेंगे? बाउंस बैक करेगा तो बाउंस बोलेंगे उसको, बाउंस हो रही है बॉल। बट जब वो बाउंस क्यों करेगा? नॉर्मल। सुनो मेरी बात, वो बाउंस क्यों करेगा जो मैंने एग्जांपल दिया था? क्योंकि उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। हाँ। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कौन सा कांटेक्ट फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। आपको ये दिख रहा है बॉल बाउंस होके किधर आती है? ऊपर जाती है, नीचे जाती है, साइड में जाती है? ऊपर जाती है। अगर मैंने बॉल को ऐसे फेंका, ये ग्राउंड पे कांटेक्ट हुआ, तो ये ऊपर जाती है। ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि इस पे फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा। तो जिधर फोर्स लगेगा बॉल उधर ही तो जाएगा। मान लो महालक्ष्मी आप खड़े हुए हो और मैं एकदम से आके आपको राइट में धक्का देता हूं, तो आप राइट में मूव करोगे, लेफ्ट में मूव करोगे? लेफ्ट में। अरे मैंने राइट में धक्का दिया तो लेफ्ट में कैसे मूव करोगे?
महालक्ष्मी, अगर आप यहाँ खड़े हुए हो और मैंने आपको ऐसे एफ फोर्स लगाया, तो आप राइट में जाओगे या लेफ्ट में जाओगे? राइट में जाओगे ना, क्योंकि मेरा फोर्स राइट में लग रहा है। तो ये बॉल बाउंस ऊपर की तरफ क्यों करती है? क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। आई क्या बात समझ में? राइट। अच्छा, क्लियर करो बच्चों, जितना डाउट है, जो भी डाउट है सब डिटेल में क्लियर करो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं बाद में लगाऊंगा एक साथ क्वेश्चंस में। ओके, यहां तक क्लियर है? मैं आ रहा हूं आगे डाउट्स पे आपके, जिन्होंने भी रेज हैंड कर रखा था। केवल अब मैसेज लिखो, इज देयर एनी वे टू ओवरकम कॉन्टैक्ट फोर्स? यस, आप कॉन्टैक्ट मत रखो, आप कॉन्टैक्ट हटा दो तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आई बात? आई थिंक समझ में आ गया है। प्लीज रिप्लाई यस और नो। अच्छा, नहीं समझ में आया? आप माइक ऑन कर सकते हो क्या बाय एनी चांस? हाँ बोलो। केवल, आई एम अज्यूमिंग आप नॉट जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो शायद। इसमें कुछ समझने जैसा ही नहीं यार। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स को ओवरकम करना है तो कॉन्टैक्ट हटाना पड़ेगा, अगर आपको कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं चाहिए तो। दैट्स इट। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया है। ओके, अनुष माइक ऑन करो, बोलो। सर, if two objects are in free fall touching each other, will there be a contact force? If yes, then why do they stay together? हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि जीरो हो। आपने देखा होगा, एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं अनुष। घर पे मेरे पास वेइंग मशीन होती है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया m, और आप अगर उसको F4 से ऊपर खींचते हो, लेट्स से अगर इसकी वैल्यू mg है, तो रीडिंग जीरो हो जाती है। प्लीज रिप्लाई यस और नो। राइट, तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे जो मैंने बताया है, ठीक है? मैं बच्चों को कंफ्यूज ना हो इसलिए हटा रहा हूं। अगर आपका एग्जाम्पल जो आपने बोला था वो मैं ये बोल देता हूँ कि दो बॉल्स हैं और ये ऐसे जा रही हैं, फ्री फॉल कर रही हैं, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर, इस पे इधर लगेगा, और दोनों की वैल्यू जीरो होगी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। मैंने इसीलिए पहले ही क्लियर कर दिया था, नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड मैं कभी डिफाइन नहीं करूंगा, वो हर क्वेश्चन में वेरी करेगा। आई एम अज्यूमिंग आपका डाउट क्लियर हो गया है। प्लीज रिप्लाई यस और नो। ओके, यस, अंडरस्टूड, फाइन। नेक्स्ट इज लोअर योर हैंड। हाँ अरिंजय। सर, जब एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे एन फोर्स लगाएगा सर, उसे ही हम mg कंसीडर करते हैं उसमें? नहीं, मैंने नहीं बोला ऐसा, क्योंकि वो वेरी करेगा एक्चुअली। और ये मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको। आप लोग सब मुंबई में रहते हो, तो बिल्डिंग्स में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो, अगर घर पे आपके पास वेइंग मशीन है, तो मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट कहूंगा, वो करना बेसिक सा, और उसके रिजल्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो बेसिक क्वेश्चन ये है, आप वेइंग मशीन को उठाओ अपने घर से, लिफ्ट में लेकर जाओ, लिफ्ट में रख दो, लिफ्ट के अंदर उस वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाओ, रीडिंग नोट करो। रीडिंग नोट करने के बाद वेइंग मशीन की उस लिफ्ट को नीचे लेकर जाओ, और फिर जब वो नीचे जा रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो रीडिंग नोट करो, और फिर जब लिफ्ट रुक जाए तो उसको ऊपर लेकर आओ, और जब वो ऊपर आ रही है तो रीडिंग नोट करो। तो 3 सिनेरियोज में रीडिंग नोट करो। एक लिफ्ट जब रेस्ट पर है, एक लिफ्ट जब नीचे मूव कर रहा है, और एक जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है। और तीनों की रीडिंग्स अलग अलग आएंगी, ये मुझे पता है। आप खुद देखना वो रीडिंग अलग क्यों आएंगी, उसका क्या रीजन है, वो सब अपन पढ़ेंगे। समझ में आई बात अरिंजय? यस सर। ओके, लोअर योर हैंड। I will only see your messages if you raise hand. प्रियांश, बोलो बच्चे। हाँ सर, जब वो बॉल है वो जब ग्राउंड को हिट करती है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो ग्राउंड पे भी लगता है और बॉल पे भी लगता है, तो बॉल तो ऊपर चली जाती है, लेकिन जस्ट बिकॉज ग्राउंड पे वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना नहीं है कि उसको मूव करा सके, अपने को मूवमेंट नहीं दिखता है। राइट? आप दादर में रहते हो, ठीक है? दादर के जो वो है, जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो उस पे बीच पे जाना, और बीच पे आप एक बॉल को फेंकना मिट्टी पर, तो आप ऐसा देखना, मिट्टी को प्लेन करना हाथ से और उस पे बॉल को फेंकना, तो आप देखो कि बॉल हल्का सा ही ऊपर जाता है, मिट्टी में छेद हो जाता है थोड़ा सा,
वो तो मतलब वो उसमें तो वो कौन सा फोर्स लगता है ना, मतलब वो जो नहीं कौन सा, क्या नॉर्मल रिएक्शन लगता है बच्चे, लेकिन सिंपल। मतलब उसका जो प्रॉपर्टी वो थोड़ा अंदर मतलब कैसे भी वो आप जो इलास्टिसिटी कह रहे हो ना वो अलग चीज है, मेरी बात सुनो, वो इलास्टिसिटी नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन है। वो फोर्स क्यों लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। दीवार पे ग्राउंड पर आपने देखा होगा जब रोड को तोड़ते हैं तो हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा मारने से रोड टूट रही है, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन बहुत बड़ा है तो वो ग्राउंड को तोड़ सकता है। समझ में आई बात? हाँ, जैसे कोई हेवी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिरे वैसे। बस क्रैक होता है। तो अच्छा है आप पूछो, नॉर्मल रिएक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बिना चैप्टर नहीं चलेगा, तो प्लीज क्लियर योर डाउट्स। और सर एक और, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल में बेसिक डिफरेंस क्या है? मतलब देखो दोनों कोई रिलेशन नहीं है आपस में, कोई रिलेशन नहीं है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे आप अलग हो वैसे और मैं अलग हूं वैसे नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ग्रेविटेशन क्यों लगता है, अर्थ की वजह से लगता है। कांटेक्ट हो या नहीं हो उसको कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा लगेगा। अच्छा, हाँ। नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगता है, कांटेक्ट की वजह से लगता है। अभी आप लोगों ने एक ही एग्जांपल देखा है, मैं आगे बहुत सारे एग्जांपल बना रखे हैं। एग्जांपल 2 दिख रहा है आपको? तो जहां जहां कांटेक्ट होगा हर जगह लगेगा, उसको भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, वी आर गेटिंग देयर। लोअर योर हैंड। अथर्व बोलो। Sir, does pressure involve the action of bouncing? Pressure is force upon area. तो वो फोर्स है रीजन, उसका प्रेशर है रिलेशन, रीजन नहीं है उसका। ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड, तो आप प्रेशर समझ लेते हो बट एक्चुअल रीजन इज फोर्स। ओके, लोअर योर हैंड। तनय बोलो। तनय, सर व्हाई डजंट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट? प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज मतलब प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज होती है ना, मैंने बताया तो सही। रोड पे अगर मैं हथौड़ा मारता हूं तो रोड टूट जाती है, राइट? आई एम अज्यूमिंग आपको समझ में आ गया। ये जेहान, आई डोंट अप्रिशिएट दैट, प्लीज अभी मत लिखो मैसेज। आपको जब मौका मिले ना आप टाइप करके छोड़ दो, तब आप है ना एंटर दबाना प्लीज। दिया ऐसे मत करो। वेट जीत, मैंने गलत आपको। श्रेया, हाँ श्रेया, ऑर्डर में चलते हैं। श्रेया कुछ बोलना है आपको? आपके ऊपर जो मैसेजेस थे वो सब गायब हो चुके हैं, 10 बच्चों ने और एग्जाम्पल दे दिए हैं, मैसेज लिख दिए, तो वो सब ऊपर उड़ चुका है। कैन यू प्लीज री राइट व्हाट यू हैव रिटन, या आप माइक ऑन कर सकते हो? आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज श्रेया। आई थिंक मैं लोअर कर रहा हूँ तब तक आपका हाथ। जीत बोलो। सर आपने 2 एक्सप्लेनेशन किए थे, पहला एक सैंड पे जब बॉल को थ्रो करते हैं, सेकंडली जब हैमर रोड पे कंक्रीट पे हिट करते हैं। तो सर उसका भी फिजिकल एक्सप्लेनेशन है क्या कि व्हाई सर्टेन लेवल पे ही बाउंस ज्यादा होता है, सर्टेन लेवल पे वो तो ऑब्जेक्ट जो सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी हो गई ना कि मैं कितना रेजिस्ट कर सकता हूँ। अगर आप प्लास्टिक के प्लेट पे हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएगी, लोहे की प्लेट पे मारोगे तो वो उस पे टूटेगी नहीं, बेंड हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो वो तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, राइट? लोअर योर हैंड। नेक्स्ट इज आर्यन, कुछ बोलना है? सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं बताऊंगा ना, आप मुझे मौका दोगे तो मैं बताऊंगा, वहां तक पहुंचने दो। हर्ष नेक्स्ट। हाँ सर, जब वो ऑब्जेक्ट एयर में रहता है तब उसका एयर के साथ भी कांटेक्ट रहता है, तो उस टाइम कुछ नॉर्मल फोर्स, कोई कांटेक्ट नहीं है, उसको मत कंसीडर करो, क्योंकि एयर में लेफ्ट राइट दोनों साइड से कांटेक्ट रहेगा ना, तो कांटेक्ट फोर्सेस 0 हो जाएंगे। ठीक है? यस सर, ओके। श्रेया आपने मैसेज लिखा है, सर इफ मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिंगल पार्टिकल देन हाउ देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड नेट बिकम 0। देखो मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस तो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं ना। जब मैं एक्शन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ वो तो सेम फोर्स की बात कर रहा हूँ, बट वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 होगा, वो तो अलग कहानी है, होगा या नहीं होगा वो अलग कहानी। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। मैंने ग्रेविटेशन बताया वो अलग है,
नॉर्मल रिएक्शन बताया वो अलग है। जब मैं नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट वरीड अबाउट ग्रेविटेशन, ठीक है, मैं उसको कंसिडर भी नहीं कर रहा था। ओके शुभम बोलो यार, बच्चों क्या डाउट आ रहे हैं? तो सिंपल सिंपल है, जल्दी बोलो। शुभम सर प्लीज टू शो एग्जांपल टू। बेवकूफ हो गया यार, आप ऐसे मत किया करो, बाकी बच्चे भी तो हैं। धर्मित बोलो, जल्दी खत्म कर दें बस। अरे माइक ऑन करो ना, मैंने आपको मैसेज वो दिया है परमिशन, ऐसे मत करो, मैसेज में बहुत टाइम लगता है। हाँ बोलो। सर वो हथौड़ा हिट करता है रोड पे, पर वो तो कोई एंगल पे हिट करता है ना, तो फिर मतलब मुझे क्या लेना देना, हमें कोई रोड थोड़ी तोड़नी है बड़े होकर। अरे सर मुझे तो बस ये समझाना है कि रोड टूट जाती है, दिखती है ना। हाँ पर वो बस खुश हो उसको देखकर। अब आपको ये भी मैं बताऊं कि हथौड़ा कौन सा एंगल का है, उसका शेप कौन सा है, राइट? हाँ वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। कांटेक्ट जहां भी होगा वो उससे कांटेक्ट फोर्स लगेगा, एंगल पे लगेगा। ऐसा थोड़ी कि परपेंडिकुलर छेद होता है, छेद भी तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, राइट? यश 244 कुछ बोलना है? हाँ सर, मैं बोला था कि अगर मेरे पास बॉल है हैंड में, तो अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, तो उस पे ग्रेविटी एज वेल एज कांटेक्ट फोर्स दोनों लगेगा ना बॉल पर? हाँ यस सर, वही मैं पूछा था। ठीक। और नेट फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ नेट फोर्स दोनों का मिलाकर होगा। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। मेरे को मौका दो वहां तक पहुंचने का। लोअर योर हैंड। रिद्धि लास्ट आपका डाउट। सर वो नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड ऑब्जेक्ट का मास रहता है? नहीं, मैंने कब कहा? अगर होता तो मैं लिख नहीं देता कि नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड mg है। मैंने क्या लिखा? फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है। क्योंकि हथौड़े में जब हम धीरे से हथौड़ा रखते तो रोड टूटती नहीं है, तो मास अगर होता तो mg लग जाता, और ज्यादा तेज हथौड़ा मारते तो टूट जाती है। तो क्या mg चेंज हुआ? नहीं, mg चेंज नहीं हुआ, कुछ और चेंज हुआ है। समझ में आई क्या बात रिद्धि? यस सर, थैंक यू। हाँ, लोअर योर हैंड। तो वीरती हम कहाँ थे कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट है ना? ऊपर और नीचे दोनों पे लगेगा। प्लीज रिप्लाई यस और नो। ओके, so this was first example. Let's talk about example number 2. ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने दीवार के अगेंस्ट, जो वॉल है उसके अगेंस्ट रख रखा है बाय पुटिंग एन एक्सटर्नल फोर्स। मैं धक्का देके लग रखा है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये पहले तो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट। अब मेरे लिए जैसे ही वर्ड कॉन्टैक्ट आया तो दिमाग में घंटी बजी। कॉन्टैक्ट है तो देयर विल बी अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट लगता है, एंड इट्स अ पुशिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है उसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, पुशिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट ऑन वॉल। और वॉल ऑब्जेक्ट को किधर पुश करेगा? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो वॉल ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में पुश करेगा बाय सेम फोर्स n ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, पुशिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट लगता है, जहां कॉन्टैक्ट वहां उसके परपेंडिकुलर लगा देना, राइट? हेमंग अभी नहीं निकाल सकते आप, जो कह रहे हो वो करेक्ट नहीं है। आपने जो लिखा है दैट्स नॉट करेक्ट कंप्लीटली। अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बात मत करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। थर्ड एग्जांपल और इंटरेस्टिंग है वीटी। ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन देखना है, तो मेरा कॉन्टैक्ट ये रेड लाइन पे है, तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर यहां लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इंक्लाइन। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ पुश कर देगा ऑन इंक्लाइन बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आती है बात? इसके अलावा इंक्लाइन भी तो कॉन्टैक्ट में है, तो इंक्लाइन ग्राउंड पे क्या लगाएगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ इंक्लाइन। और ग्राउंड इंक्लाइन पे क्या लगाएगा? ऊपर। एन डैश इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन इंक्लाइन ड्यू टू ग्राउंड। आई क्या बात समझ में? यस सर। इंक्लाइन इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, तो वो भी लगाएगा। तो हर जगह। अब जो चीज मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था, एम ऑब्जेक्ट है इज इन एयर एंड फॉलिंग, ग्राउंड नीचे है। इन दिस क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन इज 0 ऑन बोथ ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट, as there is
नो कॉन्टैक्ट, क्योंकि कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इसलिए 0 होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट कीर्ति? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं। ये M1 है, उसके नीचे M2 रख दिया है, उसके नीचे M3 रख दिया है और वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो क्योंकि M1 और M2 के बीच में यहाँ पे कांटेक्ट है तो ऑरेंज से मार्क किया नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि M2 M3 के साथ भी कांटेक्ट में और M1 के साथ भी कांटेक्ट में, तो M1 वाला नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगा और M3 वाला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, जिसको मैंने ब्लू मार्कर से डिनोट किया। क्यों? क्योंकि नीचे है M3 तो उसको M2 को ऊपर पुश करेगा। सेम वे में जब मैं M3 की बात करूंगा तो M3 के ऊपर से एक नीचे की तरफ पुश आएगा N2, क्योंकि ऊपर कांटेक्ट है M2 के साथ और नीचे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है तो N3 आएगा और ग्राउंड पे नीचे N3 आएगा। मैं ग्राउंड पे बना तो रहा हूं अभी नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेजुअली मैं बनाना बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। जब लेना देना होगा तब ग्राउंड पे बनाएंगे, ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ M3। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमेशा परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट होगा, दिमाग बंद करो और सिंपल सीधे सीधे लगाते जाओ, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट एंड इट्स अ पुशिंग फोर्स। तो नोट, वी विल ऑलवेज कंसिडर ऑल ऑब्जेक्ट्स टू बी रिजिड ऑब्जेक्ट। जब मैं रिजिड ऑब्जेक्ट बोलता हूं मतलब वो क्या है बच्चे, ब्रेक नहीं करेगा। दैट इज दे विल नॉट ब्रेक ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं होते तो वो ब्रेक कर जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है। हमारे केस में ना लेंथ बढ़ेगी ना ब्रेक करेगा। जहां तक समझ में आया? ऑल्सो वी विल कंसिडर आर ऑब्जेक्ट्स टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब तक कहा नहीं जाए तब तक हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, राइट? यस सर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा और उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम, हमारे पास टाइम है तो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज टेंशन फोर्स। बोलो भाई ध्रुव, आपको परमिशन दी है ध्रुव मैंने? माइक ऑन करो। आई नो यू कैन स्विच ऑन योर माइक। अरे रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने ये बोला बच्चे कि ऑब्जेक्ट अगर रिजिड होगा तो वो ब्रेक नहीं करेगा। नहीं तो क्या ऑब्जेक्ट ब्रेक कर जाते हैं ना, सिंपल एज दैट। जो मैंने प्लास्टिक प्लेट का एग्जांपल दिया था, उस पे हथौड़ा मारूंगा तो टूट जाती है, तो उसकी रिजिडिटी कम है। और स्टील की प्लेट की बात करूंगा तो बेंड हो जाती है, टूटती नहीं है, तो उसकी रिजिडिटी ज्यादा है। तो हम तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट को रिजिड मानेंगे, मतलब हिंदी में बात करूं तो ठोस, मजबूत या सख्त मानेंगे, जिस पे आप फोर्स लगाओगे तो ना वो टूटेंगे ना उनकी लेंथ बढ़ेगी। लोअर योर हैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं वीरती, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया, ग्रेविटेशन समझ में आ गया, अब थर्ड टाइप ऑफ फोर्स आ जाता है, टेंशन फोर्स। इसका रीजन क्या है? When an object is connected to a tight string, it will experience a force due to string. That force is known as tension force. Tension force किसकी वजह से लगता है वीरती? टाइट स्ट्रिंग की वजह से लगता है। ओके, आपने मूवीज में एक दो सीन देखे होंगे। लोग क्या करते हैं मूवीज में, मतलब कुछ मूवीज में ऐसा होता है कि पंखा है, पंखे के साथ एक रस्सी लेते हैं, रस्सी को पे नॉट बांधते हैं और उसको फिर गले में डाल लेते हैं और क्या करते हैं, स्टूल पे खड़े हो जाते हैं। जब तक स्टूल पे खड़े होते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम है, आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यस सर। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है बच्चे? जब स्टूल हटा देंगे तब। तो ऐसा क्या होता है स्टूल हटाने से? स्टूल हटाने से स्ट्रिंग टाइट हो जाती है। हो जाती। स्ट्रिंग जैसे ही टाइट होगी तो स्ट्रिंग टाइट होते ही स्ट्रिंग ने क्या किया, एक फोर्स लगाया। कहां पर? ऑब्जेक्ट पर। जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं है तब तक मामला बिल्कुल नॉर्मल है। मामला अब नॉर्मल तब होता है जब स्ट्रिंग टाइट होती है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट होते ही हम पे फोर्स लगने लग जाता है एंड दैट कॉजेज अ रिएक्शन इन द बॉडी। ओके, तो सिंपल रीजन है टेंशन फोर्स का,
टाइट स्ट्रिंग, जब भी ऑब्जेक्ट एक टाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। अगेन ये डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड किस पे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट कीर्ति? yes, मैंने टाइट स्ट्रिंग कर रखा है तो कितना टाइट कर रखा है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या है? इट्स अ पुलिंग फोर्स, पुल करता है मतलब एंड इट एक्ट्स पैरेलल टू द स्ट्रिंग हमेशा। तो स्ट्रिंग जिधर भी होगी उधर अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर स्ट्रिंग मेरे राइट में है तो ये एम ऑब्जेक्ट को किधर खींचेगा? एग्जांपल 1 में राइट में खींचेगा, और हमेशा पैरेलल होगा स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग अगर हॉरिजॉन्टल था तो टेंशन फोर्स भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। ऑब्जेक्ट इज पुल्ड यूजिंग अ स्ट्रिंग, ये एग्जांपल दे रखा है। कहीं भी किसी भी बच्चे को डाउट आए तो रेज हैंड कर देना। बोलो जी। सर मतलब टेंशन का मैग्नीट्यूड डिपेंड किस पर करता है? मतलब क्वेश्चन पर। नहीं सर, क्वेश्चन तो भी हमको एनालाइज करेंगे ना, तो उसका कराऊंगा ना मैं, अभी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और फिर मैं आपको करा दूंगा 200 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन में अलग आंसर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के सिनेरियो पे नेट फोर्स 0 है तो वहां टेंशन कुछ और आ सकता है, एक्सेलरेटिंग है तो उसका टेंशन कुछ और आ सकता है ना। तो बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोस देखेंगे। स्प्रिंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ दिस, इट्स अ टाइप ऑफ एन एग्जांपल स्प्रिंग। ओके, जीत आपका डाउट क्लियर हो गया तो प्लीज लोअर योर हैंड। जेहान बोलो, माइक ऑन का परमिशन दिया है। सर आपने कहा था अभी वो रस्सी का एग्जांपल दिया था, जब पंखे से लग सकता है, जब तक स्टूल होता है तब तक बॉडी इन पोजीशन, बट सर जब स्टूल हटा देते तब देयर इज नो फोर्स एक्टिंग बैक ना, तो सर बॉडी लटक जाती है ना। तो बॉडी लटकती क्यों है? स्ट्रिंग टाइट होने की वजह से या किसकी वजह से? स्ट्रिंग टाइट होने की वजह से ना, लूज होती तो गिर जाते हैं। हाँ, तो टाइट होने की वजह से। तो प्रॉब्लम किस वजह से स्टार्ट हुई? टाइट स्ट्रिंग की वजह से। हाँ, समझ में आई बात? टेंशन फोर्स की वजह से। समझ में आ रही है बात? मैंने ये बोला। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी मैसेज लिखना है तो प्लीज रेज हैंड करना। ध्रुव भाई आप माइक ऑन करो ना यार। हाँ बोलो। एक फिर माइक ऑफ कर लिया सर। स्ट्रिंग का डायरेक्शन कैसा पता चलेगा? क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दे रखा होगा। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि खुद से क्वेश्चन ढूंढो और आंसर भी दे दो, जहां मर्जी आए वहां स्ट्रिंग लगा देना, जहां मर्जी आए वहां कॉन्टैक्ट लगा देना। ऐसा नहीं होगा, बताएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, लोअर योर हैंड। धर्मित बोलो। सर मतलब जब कोई लटक जाता है तो सर वो स्ट्रिंग पे थोड़ा प्रेशर आता है ना, राइट? प्रेशर नहीं आता, फोर्स आता है। हाँ, तो सर वो जो टेंशन फोर्स है वो स्ट्रिंग पे आ रहा है कि वो पर्सन दोनों पे आ रहा है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सर वो पंखे पर भी आएगा, तीनों चीज पे आएगा ना? ऑब्वियसली बहुत बार आपने देखा है, हम मिशन पे जाते हैं कि आदमी को लटकना है बट वो पंखा नीचे गिर जाता है, मिशन फेल। हाँ, क्योंकि पंखे पे भी तो आपने फोर्स लगा दिया है, तो सर राइट? हाँ, तो अगर मिशन पूरा सक्सेसफुल करना है तो दोनों, ऐसा ध्यान रखना है कि दोनों टाइट रहने चाहिए। और सर मुझे एक डाउट था कि अगर सपोज कोई लटक रहा है, राइट, सो वो स्ट्रिंग का डायरेक्शन पंखे से होगा कि वो जो आदमी लटक रहा है उसके हिसाब से? पढ़ेंगे, अभी दिख जाएगा आपको थोड़ी देर बाद, दोनों पे लगेगा। अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो अभी आपको दिखेगा वो। ओके सर। लोअर योर हैंड। अर्णव बोलो। सर स्ट्रिंग पे जो अपोजिट फोर्स लगेगा वो हम लोग को कैसे दिखेगा? लाइक स्ट्रिंग कैसे दिखाएगा? बताऊंगा ना, बताऊंगा, मौका दो मुझे वहां तक जाने का। अभी ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखो पुली वुली बना दिया है। ओके, समझ गया। है ना? आप जो भी सोच सकते हो ना दिमाग में, हर एग्जांपल है यहाँ पे लिखा हुआ। Whatever you can think of, I will explain automatically in class. चलो तो आ जाते हैं वीरती, जिस बारे में बात कर रहा था, एक्शन रिएक्शन इन एग्जांपल नंबर 1। ये जो मेरा एग्जांपल है, ये मास m को राइट साइड में पुल किया है स्ट्रिंग ने, करेक्ट? यस सर। तो आप स्ट्रिंग पे एक रिएक्शन लगाओगे, कितना? सेम मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट होगा। Force on string by mass m. For every action, there is an equal and opposite reaction. Again, we will always consider our string to be massless. ये एक और important point है। Massless string में क्या, जब तक कहा नहीं जाए तब तक massless लेंगे,
और मासलेस स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हर जगह टेंशन फोर्स सेम होता है, टेंशन फोर्स इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग। अगर मास होगा तो उसमें क्या टेंशन होगा वो भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मासलेस मान के सॉल्व कर लेते हैं। इफ स्ट्रिंग हैज मास देन टेंशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, बट हम हमारे केस में स्ट्रिंग को क्या मानेंगे, आइडियल स्ट्रिंग मानेंगे। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब है वो मासलेस है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ये मैंने नहीं समझाया, ये मैं समझाऊंगा, बट अभी मैंने बस इतना सा बोला, ये मान लो कि हमारी सारी की सारी स्ट्रिंग्स मासलेस हैं, और मासलेस स्ट्रिंग्स पे हर जगह हर पॉइंट पे सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। इधर देखो, जो मैं एग्जांपल दे रहा था लटकने वाला, उसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये लूज स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग लूज है तो टेंशन फोर्स कितना होगा? 0 होगा। थर्ड एग्जांपल, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जैसे ही यहाँ टाई करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रिंग ऊपर की तरफ है, तो टेंशन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। एक्ट्स पैरेलल टू स्ट्रिंग एंड इट्स अ पुलिंग फोर्स, तो क्या करेगा? पुल करेगा। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ओके, जहां तक क्लियर है तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। ये ऑब्जेक्ट है मास m का, यहाँ पे स्ट्रिंग इस तरीके से इस डायरेक्शन में दे रखी है। ओके, अब इसको अच्छे से समझना। सेम स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम होगा। यस सर। m1 को वो किधर पुल करेगा? अपनी तरफ। तो अगर ये एंगल थीटा था तो टेंशन ऑन m1 बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग इस तरफ होगा। m2 पे स्ट्रिंग ऊपर है तो टेंशन किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, राइट। ये पुली है तो पुली पे किधर होगा? पुली, क्योंकि पुली से कनेक्टेड है स्ट्रिंग, तो पुली पर इधर होगा, लेफ्ट साइड में एंगल पे डायरेक्टेड होगा, और राइट साइड में वर्टिकली डाउन होगा क्योंकि स्ट्रिंग नीचे था। बिकॉज स्ट्रिंग इज मासलेस हेंस टेंशन फोर्स इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। m2 को हमने हैंग कर रखा है, ये बता रखा है, और अकॉर्डिंगली तो मुझे टेंशन का डायरेक्शन देखना है। अगेन आई एम नॉट वरीड अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अपन बाद में निकालेंगे। तो ये क्लियर है, राइट। मैंने अलग से छोटा सा फिगर बनाया है, ये पुली है तो पुली पे स्ट्रिंग इधर है तो एक टेंशन इधर आया, और एक साइड इधर है तो इधर नीचे आया। समझ में आई बात? क्लियर है कीर्ति? नेक्स्ट एग्जांपल, स्ट्रिंग 1, फिर ऑब्जेक्ट 1, फिर उसके नीचे दूसरी स्ट्रिंग है, ये रोल नहीं कर रखा है, दूसरी स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखी है, और नीचे ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 1 पे टेंशन T1 देखना चाह रहा हूं, तो T1 ऊपर लगेगा स्ट्रिंग 1 पे, और जो जहां से हमने टाई किया है, मान लो ये सीलिंग या रूफ है, तो उस पे भी टेंशन नीचे लगेगा, क्योंकि उसके लिए स्ट्रिंग नीचे है तो वो स्ट्रिंग उसको नीचे खींचेगा। M1 पे जब स्ट्रिंग 2 की बात करूंगा तो स्ट्रिंग नीचे है तो नीचे की तरफ खींचेगा, M2 पे बात करूंगा स्ट्रिंग ऊपर है तो वो अपने ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स वी विल टेक डिफरेंट टेंशन फोर्स, अलग अलग स्ट्रिंग्स में अलग अलग टेंशन फोर्स लेंगे। दे माइट कम आउट टू बी इक्वल इन सम क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में इक्वल आ सकते हैं। आएंगे क्या? द आंसर इज नो। हमेशा आएंगे क्या? द आंसर इज नो। आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। कब आएंगे, क्या आएंगे, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। मुझे अभी बस ये सिखाना है टेंशन क्यों लगता है टाइट स्ट्रिंग की वजह से। कहां लगता है? पैरेलल टू स्ट्रिंग एंड इट्स अ पुलिंग फोर्स, राइट। Yes, sir. एक अच्छा और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 6। ये हमारा रूफ है, यहाँ पे ये मेरा पुली P1 है, ये पुली P2 है, ये पुली P3 है। पुली P1 को ऐसे लटका रखा है, P2 को ऐसे P3 को ऐसे लटका रखा है, और P2 पे नीचे एक ऑब्जेक्ट लगा रखा है M2 का। अब जब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? ग्रीन से मैंने मार्क कर रखा है स्ट्रिंग 1, ये जो ग्रीन से मूव कर रहा है, ठीक है। ऑरेंज से मैंने मार्क कर रखा है स्ट्रिंग 2, ऊपर स्ट्रिंग 3 राइट साइड में दिख रहा है, ब्लैक से मार्क कर रखा है, स्ट्रिंग 4 रेड से मार्क कर रखा है। अब मैं टेंशन फोर्स की बात कर रहा हूं, तो वीरती मैंने ये बताया था सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहता है, ओके। तो हमें क्या दिख रहा है? ये जो स्ट्रिंग है ये तो सेम ही स्ट्रिंग है, घूम के ऐसे जा रही है। यस सर।
तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे मैंने ये T1 इस पे ऊपर बना रखा है, क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर है तो ऊपर खींचेगा। पुली P1 पे स्ट्रिंग नीचे तो नीचे खींचेगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी नीचे खींचेगा। P2 पे ऊपर की तरफ है तो ऊपर खींचेगा, P2 पे ऊपर की तरफ है तो ऊपर T1 खींचेगा, P3 पे नीचे की तरफ है तो T1 राइट साइड में नीचे और T1 लेफ्ट साइड में नीचे। सिमिलरली M3 पे देखूंगा तो ऊपर की तरफ T1 लगेगा। क्या ये T1 टेंशन समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो रेज हैंड करते जाना। लेट्स मूव टू स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 2 की बात करेंगे तो ये हमारा स्ट्रिंग 2 है। स्ट्रिंग 2 की वजह से, 1 सेकेंड, स्ट्रिंग 2 की वजह से M2 पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर है, और P2 पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग नीचे है, एंड इट्स अ पुलिंग फोर्स। बोलो अर्णव। सर पुलिस के वहां पे ऊपर नीचे फोर्स क्यों लग रहा है वो नहीं समझा। वो बताऊंगा ना। कौन से फोर्स कह रहे हो, T1 T4 कह रहे हो या फिर कौन सा कह रहे हो? नहीं, मतलब P1 के बाजू में जो एक T1 नीचे लग रहा है, फिर दूसरा T1 नीचे लग रहा है, फिर P2 के ऊपर लग रहे हैं, वो सब कैसे डिसाइड हो रहा है, मेरे को नहीं समझा। स्ट्रिंग है ना, आप हाँ। ऐसा समझो, ये P1 पुली आपका क्या है, सर है, राइट? सर से कनेक्टेड 2 स्ट्रिंग्स है, कनेक्टेड है। हाँ। ओके, अगर कनेक्टेड है तो एक स्ट्रिंग को नीचे खींचूंगा तो राइट साइड वाला जो कान की राइट साइड है वो नीचे खिसकेगा। हाँ। और लेफ्ट साइड वाला कान भी नीचे खिसकेगा। वो तो ऊपर जाएगा ना, एक नीचे जा रहा तो दूसरा ऊपर जाना चाहिए ना। क्यों जाना चाहिए यार? हमने ये पुली बनाया और स्ट्रिंग कैसे बनाई है, ये स्ट्रिंग ऐसे लेके गए। आपने पुली देखा नहीं है क्या, रोल करता है उसके ऊपर होती है स्ट्रिंग। देखा है मैंने, समझा है मेरे को। तो मैं इसको अगर ऐसे खींचूंगा इधर और इसको भी अगर इधर खींचूंगा तो ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा ना। अच्छा, दोनों को नीचे खींच रहे हो? नीचे खींचूंगा क्यों? मैं नहीं खींच रहा हूँ। टेंशन के बारे में मैंने क्या बताया, कहाँ लगता है, पैरेलल टू स्ट्रिंग लगता है। हाँ। तो स्ट्रिंग किधर है, इधर नीचे है, इधर भी किधर है, नीचे है। हाँ समझ तो नीचे ही लगेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। अब समझा मुझे आपका डाउट, मुझे पहले समझा नहीं था, मैं कुछ और समझाता था आपको। अभी क्लियर है? ओके, आई एम अज्यूमिंग क्लियर है। लोअर योर हैंड। तो वीरती ग्रीन वाली स्ट्रिंग का समझ गया था, अब मैं रेड वाली का समझा रहा हूँ। स्ट्रिंग 2 समझ गया। पुली P3 के ऊपर देखूंगा तो ऊपर स्ट्रिंग 4 बना रखा है मैंने रेड से, तो ऊपर की तरफ T4 खींचेगा, वो सीलिंग को नीचे T4 से खींचेगा। पुली P1 पे ब्लैक से बना रखा है तो नीचे आएगा T3 रूफ पर, और P1 पे आएगा T3 ऊपर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए इनफ 3 फोर्सेस पढ़ाए हैं, इन सब के आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे पेज नंबर 25 तक। नेक्स्ट लेक्चर तो कॉपी करके आना। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स 2। वीरती हमारा क्या क्या बचा हुआ है बच्चे? मैंने एक्सरसाइज 1 करा दिया क्या आपके बैच में पूरा? यस सर, करा दिया है। ओके, एक्सरसाइज 4 में मैंने उस दिन 10 क्वेश्चन तक करा दिए थे कुछ। नहीं सर, 3 या 4 ही कराए थे आपने। अच्छा, आपके बैच में 3 या 4 ही हुए ना? ठीक है, तो कल आपके बैच में मैं पहले ही बता देता हूँ। आपके बैच में क्या होगा, एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन होगा पहले, और उसके बाद एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन होगा। एंड बी प्रिपेयर्ड, कल मैं फिर आपको नया टाइम दूंगा, हम रेगुलर डिस्कस करने वाले हैं। इस संडे को टेस्ट है काइनेमैटिक्स का, 1 और 2 दोनों आएगा। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ओनली। और कैलकुलस का पेपर मैंने काफी सिंपल बनाया था, काइनेमैटिक्स का मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाऊंगा। कैलकुलस जितना सिंपल नहीं बनाऊंगा। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ओनली, तो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। ओके, अब मैं आपके डाउट्स ले रहा हूं, जिनका हो गया है वो लीव कर सकते हैं। यस प्रियांश। हाँ सर, वो जो M1 है, M2 और M3, ये जो मासेस है वो स्ट्रिंग पे एक टेंशन फोर्स लगा रहे हैं ना? मासेस लगाते हैं स्ट्रिंग पे या स्ट्रिंग लगाता है मासेस पे? हाँ, स्ट्रिंग भी लगा रहा है, और जो ऊपर वाला जो फोर्स है वो तो मास ही लगा रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, वो P3 पे स्ट्रिंग लगा रहा है। P3 पे स्ट्रिंग लगा रहा है ना? तो एक्चुअली मैं आपको एक और चीज बताऊं ना, तो यहाँ पे इसका फिगर आप देखना चाहें, एक छोटा सा फिगर मैं बनाता हूँ। ब्लू से बनाते हैं। मास M, इस पे ऊपर T लगा और इस पे नीचे T लगा, राइट?
this is action on object by string. ओके ये टी क्या है? ये भी एक्शन है, एक्शन ऑन रूफ बाय स्ट्रिंग. तो सर आपने रिएक्शन फोर्स तो दिखाया ही नहीं कहीं पर, राइट? तो अब मैं दिखा रहा हूं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग पे रिएक्शन फोर्स यहां लगेगा, रिएक्शन ऑन स्ट्रिंग बाय ऑब्जेक्ट, और इस पे ऊपर लगेगा टी, रिएक्शन अगेन ऑन स्ट्रिंग बाय रूफ. अच्छा, मतलब मैंने क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि मुझे स्ट्रिंग को थोड़ी मूव कराना है. मुझे स्ट्रिंग से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है. मुझे तो ये देखना है कि यार वो जो ऑब्जेक्ट लटका उस पे क्या फोर्स लग रहा है. ऑब्जेक्ट पे स्ट्रिंग के वजह से लग रहा है, रूफ पे स्ट्रिंग के वजह से लग रहा है, और जो स्ट्रिंग पे लग रहा है वो अपन देख ही नहीं रहे, मतलब इसमें पुली के डायग्राम में. और सर कल एक्सरसाइज 4 पूरा सॉल्व करके रखना है क्या? हाँ करके रखो पूरा करके रखो. अच्छा. आदित्य मैंने एक्सरसाइज 1 के सोल्यूशन भेजे हैं ना, मैंने पूरा भेजा है. डॉक्स ग्रुप पे देखो. श्रुति आप रेज हैंड करके छोड़ना, अभी मीटिंग मत लीव करना, मैं आपको समझा दूंगा. हर्ष बोलो. सर जब हम कौन से ऑब्जेक्ट को करते तो मतलब जब हमें जो स्टार्ट में जो रेजिस्टेंस जरा फेस करते वही टेंशन रहता है जो वो ऑब्जेक्ट ने स्ट्रिंग के ऊपर एमिट किया, मतलब किया रहता है. वो वापस बोलो. मतलब सर एक टेंशन हम लगाते हैं, हम नहीं लगाते, स्ट्रिंग हम पे लगाता है, और फिर हम न्यूटन थर्ड लॉ लगा देते हैं. हाँ, तो जो स्टार्ट में जो इनिशियल जरा रेजिस्टेंस रहता है, मतलब स्ट्रिंग को वो ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने को, तो वो टेंशन वो कौन सा वाला रहता है? ऑब्जेक्ट ऑन स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ऑन ऑब्जेक्ट? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ये क्यों कि आप क्या कह रहे हो. मुझे नहीं, जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा कि रेजिस्टेंस के बारे में क्या बात कर रहे हो. मैं तो कह रहा हूँ टेंशन फोर्स लगता है, ये समझ में आया. अब उसके बाद वो मूव करेगा या नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो सब अपन देखेंगे. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके फोर्सेस बता रहा हूँ, फिर मैं एक फिगर में सारे फोर्सेस बताऊंगा, फिर मैं उनका फोर्सेस का इफेक्ट बताऊंगा. अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इफेक्ट 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उनका इफेक्ट एक्सेलरेशन है, वो क्या होगा वो देखेंगे. आई थिंक आई एम एबल टू आंसर. मुझे एक्चुअली आपका क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया था. क्लियर है ना? हाँ सर. और सर वो इस टेस्ट के लिए डीसी पांडे सॉल्व कर दिया तो चलेगा ना? हाँ बहुत है, डीसी पांडे कर लिया तो चलेगा. ठीक है, अर्णव बोलो. सर मेरा डाउट इससे रिलेटेड नहीं है, तो आप पहले आप सबका कर लो, देन एंड में मेरे को कर लेना. ठीक है. यश दुबे बोलो. सर काइनेमेटिक्स 2 का आप इन चैप्टर डिस्कस करोगे कल मैं एक्सरसाइज 4 करूंगा, एक्सरसाइज 2 करूंगा, और टाइम मिला तो एक्सरसाइज 3 कर लूंगा, या तो मुझे नहीं लगता उतना टाइम मिलेगा. सर तो इन चैप्टर करेंगे ना यार, एक साथ थोड़ी कर सकता हूँ सब. आपने कर लिया सब सॉल्व, आप सॉल्व करके रखो. मैं रोज डाउट लेक्चर रखने को तैयार हूँ शाम को, इफ यू आर ओके विद दैट. आपको मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, आप बस सॉल्व करके रख लो. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आई एम गोइंग टू कीप डाउट लेक्चर एवरी डे, इफ यू आर ओके विद दैट. नहीं तो मैं मिनिमम 2-3 डाउट लेक्चर तो प्लान कर ही रहा हूँ इस वीक. ठीक है, डोंट वरी. यस सर. लोअर योर हैंड. श्रेया बोलो. नेक्स्ट इज श्रेया. सर आप एक बार वो T4 फोर्स वापस समझा सकते हैं? कौन सा वाला बच्चे? T4 फोर्स. T4 क्या ऊपर पुली को आपने लटका रखा है? P3 को, P3 को लटका रखा है, तो जिस स्ट्रिंग से लटकाया वो स्ट्रिंग भी तो टेंशन फोर्स लगाएगा P3 पर. यस सर. तो क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर है तो P3 को वो ऊपर की तरफ खींचेगा. यस सर. राइट. और रूफ को वो नीचे की तरफ खींचेगा. समझ में आई बात? सेम चीज T3 के साथ भी होगी. सर रूफ को नीचे मतलब कैसे? अरे बहुत बार आपने मूवीज में नहीं देखा है कि लटकाते तो रूफ ही नीचे गिर जाती है. अच्छा हाँ ओके सर. वो क्यों गिरती है? क्योंकि वो स्ट्रिंग खींच रही होती है ना. यस सर. राइट. लोअर योर हैंड. थैंक यू सर. ओके वेलकम. अयान बोलो. सर मेरे को काइनेमैटिक्स में एक डाउट है, तो आप भी पूछोगे कल वाली क्लास? नहीं कल पूछना. काइनेमैटिक्स वाला कल पूछना. डाउट्स है इस वीक में बहुत सारे.
डोंट वरी। अथर्व बोलो, अथर्व रहाणे। सर वो M1 बॉडी पे सर वो T1 फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है सर? स्ट्रिंग की तरह ऊपर है नीचे है? सर फिर वो स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग जिस तरफ है सर उसी तरफ वो फोर्स लगता है। पूरी पिक्चर खत्म हो गई, अब आप हीरो पूछ रहे हो कौन था? ऑब्वियसली बताना, एक्ट्स पैरेलल टू द स्ट्रिंग हमेशा। तो स्ट्रिंग के आपको तो ये एग्जांपल भी समझ में नहीं आओगे, ये मैंने जो टेढ़ा वाला बताया था, इसमें तो कहाँ लग रहा है टेंशन? ग्रीन वाला देखो। हाँ यस सर, समझ में आई बात? डिपेंड करता है स्ट्रिंग की तरह। ओके हाँ भाई स्पर्श बोलो। श्रुति आप है ना, रेज हैंड कर दो, गलती से शायद आपका लोअर हो गया है। सर एडवांस स्टूडेंट मेंस पेज अभी पता नहीं है 10 अक्टूबर के टेस्ट में क्या होने वाला है, आप ये तो करो, ये पूरा नहीं होगा यार, मैं कराऊंगा भी नहीं, मैं भगाऊंगा भी नहीं आपको। मेजर टेस्ट आप लोगों का अलग डेट पे होगा, या तो इस बार थोड़ा सा सबका मिसमैच है, सबने अलग अलग डेट पे स्टार्ट किया है। आई कैन नॉट आस्क 25 मई वाले बच्चे टू गिव टेस्ट ऑन 10th अक्टूबर। ओके 25 जून वाले भी हैं इसमें। 2000 निशिम बोलो। सर काइनेमैटिक्स में सर डीसी बाइंडिंग में कितना सॉल्व करना है हम लोग को? अगर टाइम अगर कम समय अभी चालू करना हो तो कर लो, लेवल 2 कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी आती है काइनेमैटिक्स समझ में। अगर बुकलेट सॉल्व हो रही है इजीली तो लेवल 2 ऑब्जेक्टिव कर लेना, बुकलेट में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है तो लेवल 1 ऑब्जेक्टिव कर लेना। ठीक है सर, लेवल 2 तक करो ना मैं, मतलब हाँ ओके सर। यस दुबे बोलो। सर वो पेज टर्न करो ना, वो वाले पेज पे जाओ। वो वाला कौन सा, ग्रीन वाला ब्लू वाला? लास्ट वाला सर, लास्ट वो जिसमें 4 पुली थे। हाँ 3 पुली थे सर। इसमें मतलब टेंशन फोर्स अगर M1 में देखे तो ऊपर साइड लग रहा है, और फिर M1 भी तो इक्वल फोर्स लगा रहा है ना। हाँ तो वो तो हाँ, मुझे वो दिखाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे पुली स्ट्रिंग के पे फोर्सेस लगा दिखा के मैं करूंगा क्या? तो थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ में तो मतलब बोलता है कि इक्वल फोर्स लगा रहा है ना। हाँ, और डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ तो यहाँ पे लगेगा फोर्स, मैंने जो शो नहीं किया है, यहाँ लगेगा T1 और यहाँ पे ऐसे T1 लगेगा, बट वो मैंने शो नहीं किया है क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। मेरे को तो ऑब्जेक्ट्स मैं पूछ रहा हूँ कि कैंसिल, मतलब वही सेम डाउट आ रहा है मेरे को, कैंसिल क्यों नहीं होते फोर्स? मतलब सेम फोर्स लग रहा है ना उल्टा साइड। आप उठ के एक बार दीवार पे मारो तो सही सर लेकिन वो हाँ नहीं सर कैंसिल नहीं होगा, इफेक्ट होगा कुछ, लेकिन क्यों होगा? दर्द क्यों होगा आपको? सर इक्वल फोर्स दीवार ने दिया, मैंने भी दीवार को दिया, तो हाँ तो फिर क्यों होगा? कैंसिल होके 0 हो जाना चाहिए ना फोर्स, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। जोर से मार के देखो दीवार पे। सर मालूम है लगेगा, लेकिन मतलब सर अभी कैसे बोलूं, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। क्या? अरे कंफ्यूजन कैसे? दीवार पे मारो, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार दर्द होगा, पहले तो थोड़ा सूज जाएगा, फिर आपको एहसास होगा कि यार मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ। क्या गलती कर रहा हूँ आप वो सुन ही नहीं रहे हो, मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। कैंसिल तो सेम ऑब्जेक्ट पे लगते हैं फोर्स, सेम ऑब्जेक्ट के फोर्सेस कैंसिल होते हैं ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि है ना मैं मेरा मोबाइल यूज कर रहा हूँ, डिस्चार्ज आपका मोबाइल हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा हाँ सर, हाँ अभी कुछ समझा। हाँ सर समझ गया। तभी तो मैं कह रहा था दीवार पे सर मारोगे तो एक बार सब समझ में आ जाएगा कि भाई कैंसिल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दीवार पे आपने लगाया और दीवार ने आप पर लगाया, तो हाँ आप सर, वाला तो दीवार को इफेक्ट नहीं लगेगा और मुझे इफेक्ट होगा दीवार का। दीवार को भी इफेक्ट होगा बट दीवार को फर्क नहीं पड़ता, वो हाँ वही है। सर, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वही राइट। ओके सर समझा, थैंक यू। बस यही डाउट था आज के लेक्चर में। गुड। कौस्तुभ बोलो। सर ये M1 से T1 के ऊपर फोर्स जा रहा है, तो M1 से नीचे फोर्स क्यों नहीं आ रहा? नीचे स्ट्रिंग है क्या? नहीं, पर स्ट्रिंग ऊपर है, पर नीचे भी तो कुछ होगा ना, ग्रेविटी वगैरह। हाँ तो मैं तो ग्रेविटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो टेंशन फोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने तो कोई और फोर्सेस बताए नहीं अभी तक मेरे फिगर्स में, मैं सिर्फ एक फोर्स को पकड़ के उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट दूसरी फोर्स क्या है। अच्छा तो इसमें ग्रेविटी कुछ नहीं आएगा ना? लगेगा नीचे, M1G लगेगा, M2G लगेगा, M3G लगेगा ही सही, वो तो लगेगा ही ना। तो आपने नीचे एरो क्यों नहीं डाला? अरे क्योंकि मैंने वो फोर्स बताया ही नहीं ना। देखो मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, FBD में सारे फोर्सेस बताए जाते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है हाँ।
अब जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तब सारे फोर्सेस बताऊंगा, बट सारे फोर्सेस बताने से पहले मुझे आपको इंडिविजुअली एक एक फोर्स कैसे लगता है, क्या लगता है, कहाँ लगता है, वो भी तो बताना पड़ेगा, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट अभी नॉर्मल रिएक्शन अगर होगा तो क्या होगा, इस केस में नहीं होगा। देखो इस एक सेकंड यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हाँ, ये इस केस में एग्जांपल 4 जो नीचे दे रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा M1 पे, M1G भी लगेगा, बट आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। लोअर योर हैंड। श्रुति बोलो बच्चे। सर टेंशन फोर्स फिर से समझा दो ना। क्यों? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी और फिर समझा नहीं। मैं तो अभी आपको इतने सारे एग्जांपल्स बताए, तो आपने कुछ सुना मेरी बात? बाकी बच्चों को जो मैं माइक ऑफ कर लिया बच्चे, आपने माइक ऑफ नहीं हो सकता है, माइक ऑन करो। सॉरी सर। आपने सुना मैंने इतने बच्चों को टेंशन फोर्स के बारे में बताया, क्या होता है, किधर लगता है, कैसे लगता है? नहीं सर। आप इतनी देर से क्या करते थे? मैं समझा रहा था जब यश को, सब लोगों को। अभी दोबारा जब समझा रहा था, आपका डिस्कनेक्ट तो पहले हो गया था, उसके बाद सुना नहीं क्या आपने? सर नहीं। क्यों? सर पता नहीं चला कि आप वही फोर्स सिखा रहे थे तब। अरे मैं टेंशन ही तो सिखा रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की वजह से लगता है, ठीक है? स्ट्रिंग की वजह से कब लगता है? जब स्ट्रिंग टाइट होती है, ढीली स्ट्रिंग की वजह से नहीं लगता। तो जब स्ट्रिंग टाइट होगी तो टेंशन फोर्स लगेगा। अब टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है मैंने यहाँ बता रखा है, फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। रीजन क्या है? टाइट स्ट्रिंग। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने 3 स्टार्स मार्क कर रखे हैं। डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द स्ट्रिंग एंड इट्स अ पुलिंग फोर्स, खींचेगा अपनी तरफ और पैरेलल टू स्ट्रिंग होगा। तो एम पर किधर लगेगा? राइट में लगेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग राइट में है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। है ना? यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देखो, ये जो पेज है, ये अभी एक बार आप रिकॉर्डिंग देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखो, ये जो स्ट्रिंग है ये लूज है क्या? हाँ। ढीली। तो टेंशन फोर्स कितना होगा? 0। समझ में आई बात? हाँ सर। थर्ड कैसे लगती है? सॉरी तो एग्जाम्पल 3 में ऊपर कैसे लगती है फिर? स्ट्रिंग किधर है? ऊपर है नीचे? मैं बता रहा हूँ सारे एग्जाम्पल। स्ट्रिंग ऊपर है नीचे? नीचे। ऊपर है ना बच्चे। एम पर तो देखो ना, एम ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर है या नीचे? नीचे। एम ऑब्जेक्ट के लिए नीचे स्ट्रिंग। एग्जाम्पल 3 ना? हाँ, एग्जाम्पल 3 में यहाँ पर है ना स्ट्रिंग ऊपर ऑब्जेक्ट के लिए। तो हाँ। ये तो किधर लगेगा? ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? ऊपर। समझ में आई बात? हाँ। ये बोला है मैंने। आया समझ में? हाँ सर समझ। करेक्ट। एग्जाम्पल 4 में किधर है? M2 पे स्ट्रिंग किधर है? ऊपर की तरफ। हाँ। M2 ऊपर है। तो ब्लू से मार्क कर रखा है, टेंशन ऊपर लगेगा। हाँ। M1 पे ग्रीन से मार्क कर रखा है, स्ट्रिंग किधर है? एंगल थीटा पर है। हाँ। तो टेंशन किधर लगेगा? एंगल थीटा पे लगेगा। एंगल थीटा पर है। समझ में आई बात? और पुली पर अगर मैं देखूं, पुली पर अगर रेड से डिनोट कर रखा है, दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट ईयर है, एक राइट ईयर है। तो राइट ईयर पे तो नीचे वर्टिकली डाउन है स्ट्रिंग, तो नीचे की तरफ लग गया। लेफ्ट ईयर पे एंगल पर है तो एंगल पे लग गया। समझ में आई बात? हाँ। राइट, ये मैंने बता रखा। अब एक बार आप चेक करोगे, वो रिकॉर्डिंग देख लोगे? यस सर। सर टेंशन हर एक एंड पे लगता है? हर एक एंड पे लगता है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अर्णव बोलो। सर जो लास्ट DWT हुआ था ना वेक्टर्स वाला, मेरे को उसमें ओवरऑल 185 आया है और फिजिक्स में मेरे को मैंने 16 करेक्ट किए फिजिक्स में। ओके, आउट ऑफ 25। हाँ, तो आपके साथ इनकरेक्ट कितने? इनकरेक्ट कितने सर? इनकरेक्ट एक सेकंड, इनकरेक्ट मेरे 5 है सर। हाँ तो कम है फिर तो यार, मतलब 16-17 तो ऐसा होना चाहिए कि करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि when I talk about 16 that is like 64%, तो 70-75% तो सही होना ही चाहिए। जैसे ये वाला जो TWT था, ये तो सिंपल था, तो इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग कि 90% क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, 85 to 90। ओके, इनसे मेरे को एक दूसरा चीज और पूछना था। बोलो सर, अगर हम लोग रिवीजन का टाइम एक्सक्लूड कर दें, मतलब ये रिवीजन नहीं, पूरा सिलेबस के बाद वाला टाइम, तो हमारे इफेक्टिवली